माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि दोस्तों नमस्कार। ताजपोशी का यह अपना ही अंदाज है। इसमें जश्न भी है, इसमें ताकत दिखाने के तौर तरीके भी हैं, इसमें चकाचौंध भी है, शोर भी है, नगाड़े भी हैं, शंखनाद भी है, कॉरपोरेट की लंबी कतार है और बॉलीवुड से आए कलाकारों की भी कतार है। इन सब के बीच साधु संतों की मौजूदगी भी है। यह विकास की एक ऐसी अनूठी धारा है जिसके भीतर समाइएगा तो हो सकता है आपकी हथेली पर उत्तर प्रदेश की गरीबी नाचने लगे। दिल्ली से नीति आयोग के निकले पेपर यह कहने लगे उत्तर प्रदेश तो बहुत गरीब राज्य है, लेकिन भूल जाइए सब कुछ। इस ताजपोशी और इस जश्न में शरीक हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 49 बरस के योगी आदित्यनाथ 38वें मुख्यमंत्री के तौर पर मिले हैं और अपने तरीके के ये चौथे या पांचवें मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आप याद कीजिएगा इतिहास के पन्नों को उत्तर प्रदेश के पलटते हुए, तो आपको 50 के दशक में एक नाम संपूर्णानंद का याद आएगा। उसके बाद कुछ पन्नों को आगे बढ़ाइएगा तो आपके जहन में 60 के दशक में चंद्रभानु गुप्ता याद आएंगे, 70 के दशक में बहुगुणा जी याद आएंगे, 80 के दशक में एनडी तिवारी याद आएंगे और उसके बाद 37 बरस तक कोई भी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री बना नहीं जो दूसरी बार चुनकर आ जाए। इस इतिहास को भी रचा योगी आदित्यनाथ ने। वही योगी आदित्यनाथ जो 2017 में जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो पूरे चुनाव के वक्त कहीं भी वो दौड़ में नहीं थे और दिल्ली ने तो तय कर लिया था किसी दूसरे का नाम। उस नाम को लेकर जब सूचना आरएसएस तक पहुंची और आरएसएस की मीटिंग उस समय केरल में चल रही थी, उस वक्त जिन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करना था वह पहुंचे थे दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी के घर पर और जोशी जी से कहा गया था आप आरएसएस को जानकारी दे दीजिए कौन मुख्यमंत्री होगा। और जोशी जी ने जब आरएसएस को जानकारी दी तो आरएसएस ने कहा जानकारी दे रहे हैं या सुझाव मांग रहे हैं। इसी के बाद से चर्चा शुरू हुई और योगी आदित्यनाथ 2017 में जो उस वक्त बतौर सांसद थे उनका नाम निकल कर आया और 2017 से 2022 तक लगातार जिस तरीके की दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो अड़चने बनी रही और योगी का अपना मंत्रिमंडल भी उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ नहीं था, लेकिन कुछ क्षणों के लिए अब इस किताब को बंद कर डालिए, क्योंकि 2022 में यह योगी मॉडल है, यह यूपी मॉडल है। ऐसा यूपी मॉडल जो गुजरात मॉडल को पीछे छोड़ रहा है और सभी को पता है 2024 का चुनाव भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस चुनाव के केंद्र में और दूसरा कोई शख्स नहीं, लड़ेंगे चाहे नरेंद्र मोदी, लेकिन उस चुनाव की सियासत के केंद्र में योगी आदित्यनाथ ही आपको दिखाई देंगे। दरअसल आज जिस मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई है उसमें जो ताना बाना एक एक करके बुना गया है, हर चीज को इतने ध्यान से देखा गया है कि आने वाले 2 बरस में कोई उंगली ना उठा सके। शायद इसीलिए जो नाम 2017 में दिल्ली से निकलकर लखनऊ पहुंचे थे और उनका कद बहुत बड़ा था, चाहे वो श्रीकांत हो, चाहे वो सिद्धार्थनाथ सिंह हो, चाहे वो दिनेश ही क्यों ना हो, दिनेश शर्मा, सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जानते समझते हुए इस दौर में कोई दाग नहीं चाहिए। इस दौर में उपलब्धियों का खाका रचना है और यूपी मॉडल को इस देश के मॉडल के तौर पर रखना है। 80 सीटें लोकसभा सीट की और लोकसभा की सीट में जीत के लिए यूपी की जीत क्या मायने रखती है अब यह बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल क्या मायने रखेगा आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए भी, यह भी कोई बताने की बात नहीं है। क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को इस चकाचौंध से जोड़ें तो गोरखपुर शहर में भी 200 जगहों पर स्क्रीन लगी हुई थी जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह को देखा जा रहा था। तकरीबन 10,000 से ज्यादा गमले लगाए गए जिससे कि खुशनुमा माहौल बना रहे।
लगातार अलग अलग कॉरपोरेट के और कलाकारों के जो चार्टर्ड उतर रहे थे लखनऊ में, उसके लिए 9 हेलीपैड भी बनाए गए और उसमें जो फहरिस्त थी वो लगभग 40 से ज्यादा उद्योगपतियों की फहरिस्त, उसमें बॉलीवुड के दर्जन भर कलाकारों की फहरिस्त, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी। इन तमाम जगहों पर जो स्थिति चकाचौंध के आश्रय उत्तर प्रदेश की दिखाई गई, आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या कहकर सत्ता में आए थे और इस चकाचौंध से कोई मेल हो पाता है या नहीं हो पाता है? क्योंकि जो कहा जा रहा था हम क्या क्या दिला देंगे आते ही, वो फहरिस्त बड़ी छोटी है। एकाना स्टेडियम, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी रखा गया है, लेकिन लोग जानते हैं एकाना स्टेडियम ही, 60,000 लोगों की मौजूदगी, शोर शराबा, ढोल, चकाचौंध, लाइट, माइक पे गीत, तमाम चीजों की गूंज है। लेकिन जो वादे किए गए बड़े छोटे छोटे वादे हैं, इस चकाचौंध के आगे वो कितना मायने रखते हैं, ये सिर्फ इसी बात से समझ जाइए। एक तरफ उत्तर प्रदेश है और दूसरी तरफ यही ताजपोशी है। इस ताजपोशी के भीतर ही जैसे ही सत्ता संभाली जाएगी, मंत्रियों को विभाग दिए जाएंगे। जनता को क्या चाहिए? होली का एक बकाया है, एलपीजी सिलेंडर, वह भी चाहिए। दिवाली में भी आप एलपीजी सिलेंडर देंगे, यह भी आपने वादा किया है, उसका भी इंतजार है। आप ही ने कहा था सत्ता में आते ही 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों का जो बकाया है तुरंत दे दिया जाएगा। इंतजार गन्ना किसान वाला भी कर रहा है। जिसके पास भी घर नहीं है, हर किसी बेघर को घर मिलेगा, इसका भी जिक्र किया गया। तो अब इस ताजपोशी के पीछे अपने अपने घरों की आस और उम्मीद लगाए लोगों के चेहरों को भी पढ़ना होगा। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन जो होते हैं, उनका 1,500 रुपए मंथली पेंशन के तौर पर यानी सालाना बढ़ाकर अब 18,000 हो गया है। 5 साल तक सिंचाई के लिए जो भी बिजली दी जाएगी वह मुफ्त में किसानों को दी जाएगी, यह भी ऐलान था, यह भी मिलने वाला है। यानी पूरा गिफ्ट है, गिफ्ट आइटम की। उसमें मां अन्नपूर्णा कैंटीन भी खुलेगी जो बड़ा ही सस्ता भोजन गरीबों को देगी। मेधावी छात्र जो हैं उनको मुफ्त में स्कूटी मिलने वाली है। और तो और 2 करोड़ टैबलेट या फिर स्मार्टफोन, यह भी तो बांटे जाने वाले हैं। लेकिन इस दौर में हम इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को कैसे देखें, शायद यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए हो चला है क्योंकि जितनी बड़ी स्थिति स्टेडियम के भीतर थी, उसके भीतर की परिस्थिति शायद उसी सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण में जाकर उलझ गई, जहां यह लगने लगा कि राज्य के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं। 2 डिप्टी मुख्यमंत्री में से एक ब्राह्मण है और एक ओबीसी से आते हैं, यानी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। उसके बाद नजर यह भी आया कि अलग अलग तरीके से जिनको जगह दी गई है, उसमें प्रधानमंत्री के साथ गुजरात में रहे हुए AK शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर्स बना दिए गए हैं। जितिन प्रसाद जो कांग्रेस छोड़कर आए थे बीजेपी में, वह भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए हैं। असीम अरुण जो IPS अधिकारी, कानपुर के कमिश्नर रह चुके हैं, पुलिस कमिश्नर, उनको स्वतंत्र भार के साथ बनाया गया है, अपने मंत्रिमंडल में शामिल रखा गया है। यानी कैबिनेट के 16 मंत्री हैं, उसमें 2 प्लस कीजिएगा जो डिप्टी सीएम है, तो 18 कैबिनेट मानिए। क्योंकि अलग से कोई डिप्टी सीएम का कोई रैंक होता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उनको कैबिनेट में ही हाई रैंकिंग के साथ माना जाता है, जो कि केशव मौर्य जो कि चुनाव हार गए थे, उनको दोबारा नियुक्त किया गया है। तो समीकरण बैठाने की कोशिश कैसे किस रूप में होती है, इसका एक अनूठा रूप शायद इस मंत्रिमंडल के भीतर भी छुपा है। क्योंकि 18 कैबिनेट, इससे पहले 22 कैबिनेट थे पिछले 2017 में, इस बार 14 मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार संभालेंगे राज्य मंत्री होते हुए। इससे पहले 9 हुआ करते थे। राज्य मंत्री के तौर पर 20 लोगों ने शपथ ली है, उस बार 2017 में शपथ ले रहे थे सिर्फ 13 लोग। लेकिन सवाल यह है कि सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, इन दोनों का टिकट कट गया। यह दिल्ली से गए थे 2017 में, क्यों टिकट कटा इस पे ना जाइए, ये मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन सवाल यह है, दिनेश शर्मा जो खुद करीब थे, हर चीज का एक विकल्प तैयार किया गया है बीजेपी के अपने मॉडल में, शायद दिल्ली मॉडल में और शायद अब लखनऊ मॉडल में भी। हम लखनऊ मॉडल में और योगी आदित्यनाथ की स्पारी की क्या महत्वपूर्णता है उस पर आए, उससे पहले समझ लीजिए दिनेश शर्मा की जगह अरविंद कुमार शर्मा आ गए, जो गुजरात में थे, IAS अधिकारी थे, सचिव के तौर पर भी मुख्यमंत्री की नियुक्त रही गुजरात के मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री मोदी जब वहां मुख्यमंत्री थे वह यहां पर आ गए।
यहां पर अब वह कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर इस बात का भी जिक्र हुआ कि संबंध परिवार मैटर नहीं करता है, लेकिन अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जितिन प्रसाद, जिनके पिता कांग्रेस के प्रभावी नेता रहे हुए हैं और वो खुद कांग्रेस छोड़कर गए, उनको भी मंत्री बना दिया गया। ए के शर्मा का जिक्र हमने कर दिया। कल्याण सिंह के पोते, कल्याण सिंह के बेटे तो सांसद हैं, लेकिन बेटे संदीप सिंह हैं, उनको भी मंत्री बना दिया गया। यानी एक परिभाषा अपने तरीके से गढ़ी जाए, उस गढ़ी हुई परिभाषा को संविधान सम्मत बताया जाए और उस संविधान सम्मत की परिस्थितियों को सत्तानुकूल खड़ा करके सत्ता का चकाचौंध दिखाया जाए। कैबिनेट में यह एक बड़ी परिस्थिति है। 6 ठाकुर जो इस कैबिनेट में हैं, 8 ब्राह्मणों की मौजूदगी है, 8 अनुसूचित जाति से शेड्यूल कास्ट हैं, 5 जाट भी हैं, उसके अलावा 12 ओबीसी और हैं, 3 भूमियार भी हैं, 1 कायस्थ भी है। ये एक अलग अलग तरीके से, इसमें बेबी रानी मौर्य का जिक्र करने का जरूरत है, जो बार बार खुद को जाटव नेता के तौर पर आने वाले वक्त में मायावती से भी बड़े नेता के तौर पर देखना चाहती हैं और बीजेपी दिखा भी रही है, क्योंकि उत्तराखंड के राज्यपाल पद से हटाकर आगरा ग्रामीण में चुनाव लड़ना और उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में उनका भविष्य बड़ा ही उज्जवल है, तो वह भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका नाम जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही प्रभावी माने जाते हैं। राज्य मंत्री अपने तौर पर रहते हैं, तो शायद इन नामों के बाद असल कहानी शुरू होगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के उस ताजपोशी के साथ, यूपी मॉडल की, जिसको उन्होंने बहुत संघर्ष से पाया है। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जसवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंदगोपाल गुप्ता, भूपेंद्र सिंह चौधरी, राकेश सचान, बेबी रानी मौर्य, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, अरविंद कुमार शर्मा, आशीष पटेल, योगेंद्र उपाध्याय, संजय निषाद, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनकी संख्या 18 है, जिसका जिक्र हमने आपसे कर दिया। कॉरपोरेट की कतार में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, हीरानंदानी, गोयनका, लोढ़ा ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, तमाम ग्रुप के लोगों की मौजूदगी अगर हो जाए और बॉलीवुड की कतार में चाहे अक्षय कुमार हो, कंगना हो, अजय देवगन हो, अनुपम खेर हो, बोनी कपूर हो, विवेक अख्तर हो, सबको कार्ड भेज दिया जाए और बताया जाए कि सभी आ रहे हैं। और सीएम की कतार में तो पूछिए नहीं, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, गोवा हो, असम हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, तमाम जगहों का जिक्र जब हम करना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई यह उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में बीजेपी की धड़कन है। यह उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में संघ के जो 100 बरस पूरे हो रहे हैं, 2024 से उसका जश्न शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1925 में आरएसएस को बनाया था हेडगेवार ने, और अब 100 बरस का जश्न जब 2024 से शुरू होगा तो उसका ग्राउंड जीरो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। और जब लोकसभा के चुनाव भी हो रहे होंगे तो उसका भी ग्राउंड जीरो 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश ही रहेगा। तो जातीय समीकरण को कैसे फिट किया जाए, परिवारवाद को कैसे फिट किया जाए, संबंधों को कैसे निभाया जाए और आने वाले वक्त में जिन्हें उम्मीद और आस को बरकरार रखना है उस समुदाय विशेष को कैसे जोड़ा जाए, यह उसकी एक कहानी है इस मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दरअसल स्टेडियम के भीतर 60,000 लोगों की मौजूदगी में क्या कोई यूपी मॉडल निकल पाएगा, यह सवाल हर जहन में आ सकता है। लेकिन जरा इसको समझने की कोशिश इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि एक वक्त यह माना जाता रहा कि योगी आदित्यनाथ टिकेंगे नहीं, और 2014 के बाद से किसी भी राज्य के पन्नों को आप पलट लीजिए, दिल्ली की इजाजत के बगैर उसने कभी भी इधर उधर देखने की कोशिश नहीं की। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली ने बदल डाला, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ही बदल डाला, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आई तो योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए। क्या यह कम बुरी स्थिति रही योगी आदित्यनाथ के लिए, जो अपने बूते, अपने चेहरे के आश्रय, अपने गवर्नेंस के आश्रय और अपनी विचार के आश्रय, जहां पर भगवा वस्त्र भी था और ठाकुर की दबंगई भी थी, इन दोनों परिस्थितियों को मथते हुए उन्होंने खुद को लार्जर देन लाइफ 5 बरस के भीतर इस तरीके से बदला लिया जहां पर 2024 में दिल्ली का देखना भी योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी हो जाएगा। वह उनको देखे बगैर चल नहीं सकती है। चाणक्य अमित शाह जरूर कहलाते रहे, नड्डा अपने तौर पर प्रचार चाहे करते रहे, लेकिन एक ही नाम क्यों रेंगता रहा, योगी आदित्यनाथ का, जिनके खिलाफ 100 से ज्यादा विधायक एक वक्त विधानसभा में बैठ गए थे कि इनको आप हटा डालिए।
लेकिन योगी आदित्यनाथ अडिग रहे। उनके पीछे आरएसएस खड़ी थी। आरएसएस चेक एंड बैलेंस करना जानती है। आरएसएस ने उस वक्त पीछे खड़े होकर शायद आज की तारीख में इस बात का महत्व बतला दिया कि क्यों योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के साथ आने वाले वक्त में यह एक विकल्प मॉडल भी हो सकते हैं, यानी यूपी मॉडल और बीजेपी के भीतर का विकल्प मॉडल जो गुजरात से निकलकर दिल्ली तक पहुंचाया गया था। वाजपेयी के दौर में युवा चेहरा खोजा जा रहा था और खोजते खोजते जब पहुंचे वहां तक तो उस समय कॉरपोरेट की एक लंबी कतार वाइब्रेंट गुजरात में रेंग रही थी। पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, चुनाव जीतना है तो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ उस वक्त नरेंद्र मोदी के पीछे लगा हुआ था। और इस वक्त योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जो कॉरपोरेट और उद्योगपतियों की कतार नजर आई उसने भी चौंकाया नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में कौन सा विकल्प राष्ट्रीय तौर पर चेहरे के साथ उभरेगा उस दिशा में चीजें इंगित कर दी। मसला इतना बार नहीं है क्योंकि इस फहरिस्त में जब आप देखना शुरू करेंगे तो एक समानांतर सत्ता केशव मौर्य की भी चलती रही, 2017 से ही चलती रही, लेकिन 2022 में चुनाव हारने के बाद वह जिस तरीके से सिर झुकाकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, यह संकेत काफी है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने समानांतर खड़े होने वाली ताकतों को भी ध्वस्त इसी दौर में किया है। इसी दौर में उनको इसका भी एहसास था कि 2022 का मंत्रिमंडल अब उनका मंत्रिमंडल कहलाएगा। इससे पहले लोग जानते रहे कि अच्छा कोई बंसल जी थे जो उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, किसी को लगता रहा कि अच्छा दिल्ली से कोई निकल कर आता है और उत्तर प्रदेश को अपने हिसाब से चलाने लगता है, तो योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ नौकरशाही और पुलिस का ही आसरा लिया। लेकिन अब पुलिस और नौकरशाही से हटकर पूरा मंत्रिमंडल उनके पीछे खड़ा नजर आएगा और जो लकीर उन्हें खींचनी है उस लकीर के ऊपर खड़े होकर ही 2024 जीता जा सकता है। यह संदेश बहुत साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ है और शायद इसीलिए इसी मंत्रिमंडल के भीतर में जो मॉडल स्टेट बढ़ाने का जिक्र है यह गुजरात मॉडल से भिन्न भी है और शायद आरएसएस के दिल के करीब भी है, क्योंकि जो प्रयोगशाला गुजरात में आरएसएस ने बनाई उसके कई कदम आगे उत्तर प्रदेश मॉडल जो योगी आदित्यनाथ के जरिए खड़ा करने की संग सोच रहा है, शायद उसकी बेहतरीन जमीन इस चुनावी जीत ने आरएसएस को दिला दी है, जहां पर तमाम विरोधाभासों के बावजूद योगी आदित्यनाथ न सिर्फ चेहरे के तौर पर स्थापित हुए बल्कि अपनी राजनीति और रणनीति के आश्रय भी स्थापित हुए। शायद इसीलिए एक लंबा वक्त मंत्रिमंडल में किनको लिया जाए या ना लिया जाए यह भी तारतम्य करने की परिस्थितियों को झेलते हुए चला है। राजनाथ सिंह ठाकुर नेता के तौर पर बड़ी पहचान वाले उत्तर प्रदेश में नेता रहे। उनके बेटे ने जो चुनाव जीता वो दूसरी लीड बनाई। पहली लीड साहिबाबाद के सुशील शर्मा जीते और दूसरी लीड में नोएडा से पंकज सिंह जीते जो राजनाथ के बेटे हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं लिया गया। ऐसा भी नहीं है कि इस मंत्रिमंडल में बच्चों को जगह नहीं दी गई है, रिश्तेदारों को जगह दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भी साधना है सियासत और आगे बढ़ते हुए सियासत को अंगड़ी भी मारनी है, यह भी दिशा देखी जाती है। शायद इसीलिए राजनाथ सिंह तमाम मीटिंगों में कहते रहे मुझसे बेहतर ठाकुर नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ है, मुझसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं। और आज भी जब वो मंच पर बैठे थे तो हो सकता है उनके जहन में यही खल रहा हो, बेटा क्यों नहीं। सवाल उन अंतर्विरोधों का है, सवाल उन विरोधाभासों का है, सवाल आने वाले वक्त की राजनीति को साधने का है और सबसे बड़ा सवाल 2024 की जीत का है। क्या वाकई 2022 की जीत नहीं मिलती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए खुद को उत्तर प्रदेश में झोंक ना दिए होते? सच है ये बिल्कुल सच है। लेकिन अब दूसरा सच भविष्य देख रहा है, जहां 2024 में नरेंद्र मोदी को भी जरूरत योगी आदित्यनाथ की पड़ने वाली है उत्तर प्रदेश के भीतर। इसीलिए यूपी मॉडल को जो तरजीह दी जाएगी और जिस लिहाज से हर यूपी मॉडल के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हर जगह जो चस्पा हुई और आने वाले वक्त में होगी, वह संदेश है कि अब 2024 का शंखनाद भी इस शपथ ग्रहण और इस ताजपोशी के साथ हो चला है। यह संदेश है भारतीय राजनीति के लिए और शायद भारतीय के भीतर में आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को समझने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ। चुनाव जीता जाता है, चुनाव जीतने के लिए कोई काम नहीं किया जाता है।
चुनाव जीतने के लिए उम्मीद, आस और उसके परसेप्शन को डेवलप किया जाता है। हम आगे तो क्या होगा, यह परसेप्शन ही सबसे बड़ा होता है और उसके ठीक समानांतर एक लकीर डर और भय की पैदा की जाती है। हम नहीं होंगे तो आप किस संकट में फंस जाएंगे, या फिर हम होंगे तो आपको किसी संकट का सामना जो भी होगा वो नहीं करना पड़ेगा। इस उम्मीद और आसरे के साथ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वादों को अब आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ को पूरा करना है। लेकिन अगर ना भी करे या फिर उसमें विलंब भी हो जाए तो क्या मायने रखता है, क्योंकि हमने जो जातियों के आधार पर चेहरों को चुना है, हमने जो काम देने के तौर तरीके 2024 की चुनावी जीत को ध्यान में रखकर किया है, और हम जब वोटरों की उस मानसिकता की नब्ज को पकड़ चुके हैं जहां पर किसे क्या उम्मीद और आस जगानी भर है, उस आश्रय एकाना स्टेडियम बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर इससे पहले यही माना जाता रहा, जनता चुनती है, सरकार बनती है, जनता की परिस्थितियों के अनुकूल काम करना शुरू करती है, राजभवन में शपथ ग्रहण होता है। लेकिन अब राजभवन से निकलकर मैदान और मैदान से निकलकर गांव तक भी पहुंचा, जो हमें पंजाब में देखने को मिला। लेकिन यहां पर स्टेडियम था। उत्तर प्रदेश शायद यूरोप के कई देशों पर भारी पड़ जाए, 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो चली है। इतनी बड़ी जनसंख्या को किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे के आश्रय साधने की कोशिश का मतलब बहुत साफ है, उसकी अपनी इमेज लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को लार्जर देन लाइफ बनाया है। इस देश के भीतर में 138 करोड़ लोगों के बीच में खुद को जिस भी माध्यमों से बनाया, टेक्नोलॉजी का सहारा, प्रचार का सहारा, प्रसार का सहारा, नए इतिहास रचने का सहारा, इन तमाम चीज़ों को गढ़ने के लिए भी कोई हुनर तो चाहिए होगा। ये हुनर अब योगी आदित्यनाथ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन परेशानियों के साथ वह एक लंबी फहरिस्त हमारे हाथ में है, किन किन मुश्किल हालातों से योगी आदित्यनाथ निकलकर 2022 में चुनाव लड़ने तक की सिचुएशन में पहुंचे और अब चुनाव जीतकर उनका चेहरा, उनका आज मंच पर टहलना, एक एक करके सबको हाथ दिखाते हुए बैठाना जब तक प्रधानमंत्री नहीं आए, ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि जीत की ताकत आज योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का बीजेपी का चेहरा, संघ की विचारधारा की सोच लिए हुए चेहरा योगी आदित्यनाथ के साथ ही जुड़ा है। तो जश्न मनाइए, इस ताकत को देखिए, इस चकाचौंध के नज़ारे को देखिए, इसके भीतर के सोशल इंजीनियरिंग को समझिए, इसके जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कीजिए। एक नाम लेने की आखिर में बहुत ज़रूरत है। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी हर चीज़ को जगह देती है। जातियों को जगह दी तो उसने धर्म को भी जगह दी है, और उसमें दानिश आज़ाद अंसारी जो कि बलिया के हैं और जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके महामंत्री ये रहे हैं, तो दानिश आज़ाद अंसारी को अब मोहसिन रजा की जगह लेकर आया गया है। औलख साहब इससे पहले सिख जो योगी मंत्रिमंडल में थे, उनकी मौजूदगी इस मंत्रिमंडल में भी है। तो एक सिख एक मुस्लिम भी मौजूद है, जो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। इस नारे में सबका विश्वास भी जोड़ दीजिए, सबकी चकाचौंध भी जोड़ दीजिए, सबकी गरीबी मुफलिसी भी जोड़ दीजिए, सबके जातीय समीकरण के आश्रय इस देश और उत्तर प्रदेश की उन परिस्थितियों को भी जोड़ दीजिए और मनाइए। इस ताजपोशी के बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलडोजर नजर ना आए, सड़कों पर आवारा पशु नजर ना आए, बल्कि नई परिस्थितियों के साथ भूख मिटती हुई दिखाई दे, रोजगार मिलते हुए दिखाई दे, हर घर में शाम के वक्त भोजन करते हुए डाइनिंग टेबल पर शहरों में बैठे हुए लोग इस चिंतित अवस्था में ना रहे, बेटे का कॉलेज बंद है या स्कूल बंद है। तमाम चीज़ें आगे बढ़े, मना लीजिए, क्योंकि कम नहीं होता है 39 कॉरपोरेट और उद्योगपतियों के संस्थानों के लोगों की मौजूदगी जो एक कतार में खड़ी नजर आ जाए। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी है। वाकई अगर उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ढालना चाहते हैं, तो अगर इस मंत्र को जो निकला है इस स्टेडियम से उत्तर प्रदेश के भीतर ये समा जाए तो चकाचौंध हो जाएगी। लेकिन यह अगर सिर्फ उम्मीद और आस है तो फिर इंतजार कीजिए 2024 का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।